नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कृषक बंधुओं का फार्म सिग्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। और अब इस वीडियो के माध्यम से आज कृषक बंधुओं को तरबूज फसल की उन्नत खेती के बारे में इन निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी दी जाएगी, जैसे सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर उन्होंने ये YouTube के माध्यम से अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद में जो बेल आइकॉन है उसको भी जो है दबाने का कष्ट करें। आगे हम बात करेंगे जो सामान्य जानकारी है उसमें जो तरबूज है वो जायद की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। जो कुकुरबिटेसी परिवार है उसकी तरबूज जो है वो एक जो फल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका रस बनाया जा सकता है और उसका जो औसतन उत्पादकता है वो 100 क्विंटल प्रति एकड़ है। और निम्न जानकारी के रूप में अगर हम मिट्टी की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी, उसमें की दोमट मिट्टी हो जिसमें कि जीवांश जो है वो प्रचुर मात्रा में हो, वो तरबूज के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। पीएच मान जो है हम बात करें तो 6.5 से 7.5 का पीएच, जिसमें सारे जो पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी तरबूज की आवश्यकता है वो सारे इसके अंदर विद्यमान रहते हैं। प्रजातियों की बात करें तो जो उन्नत प्रजातियां हैं इसके अंदर उसमें है जो बाहुबली है, सागर किंग जो है वो बहुतायत रूप से मध्य प्रदेश से कुछ अंचल में इसको लगा, जैसे निमाड़ अंचल में सबसे ज्यादा सागर किंग लगाया जाता है। उसके बाद में आइस बॉक्स है, धनुष है, मैक्स है, कोहिनूर है, शुगर बेबी है, ये सारी प्रजातियां इसकी काफी अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। इसकी जो अवधि है वो 3 से 4 माह होती है, छोटी फसल है। और इसकी जो संकर किस्मों में जो बीज दर है वो 400 से 500 ग्राम है और जो उन्नत किस्में इंप्रूव्ड वैरायटीज हैं वो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ है। बात करते हैं इसके लिए जलवायु एवं तापमान की। जो तरबूज है उसके लिए समशीतोष्ण एवं उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ये जो ठंडे और जो पाला होता है उसके लिए ये काफी संवेदनशील है, इसलिए कभी भी जो तरबूज है वो जहां पर कि ठंडा प्रदेश है, ठंडी जगह है, वहां पर इसको जनवरी में कभी नहीं लगाया जाता। इसको हमेशा जो है अपना फरवरी में बात करते हैं कि कब इसको लगा सकते हैं। खरबूज की फसल के लिए उचित तापमान जो होता है वो 25 डिग्री से लगाकर कम से कम 25 होना चाहिए और 35 डिग्री वो अधिक से अधिक तापमान इसके लिए उपयुक्त माना गया। बुआई का जो समय है ये जनवरी से मार्च इसलिए लिखा गया है कि जो कुछ अंचल ऐसे हैं मध्य प्रदेश के कि जहां पे कि गर्म मौसम रहता है, जैसे निमाड़ है, खरगोन, बड़वानी, धार, खरगोन और बड़वानी खास करके, इसी प्रकार जो हमारा मालवा क्षेत्र है वहां पर फरवरी में ही तरबूज लगाना चाहिए। तरबूज का बीजोपचार बहुत जरूरी है। इसकी बीज की बुआई को पहले बोने से पहले उपचारित कर लिया जाता है। थायरम मैंकोजेब है, थायमेथाक्सेम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, जैविक फफूंदनाशक के रूप में इसका उपचारण करना बहुत जरूरी है। इसमें जो पौधरोपण जो विधि है तरबूज की, वो अगर हम देखें कि इसकी जो दूरी है 120 से 150 पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 60 सेंटीमीटर, क्योंकि जो तरबूज है वो प्रकाश के प्रति जो है वो कम संवेदनशील है सूर्य के प्रकाश के प्रति। इसको 25,000 लक्स इंटेंसिटी की लाइट की 50,000 तक की जरूरत होती है। बुआई की जो गहराई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है और ड्रिपर से ड्रिपर की जो दूरी है वो होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। इनलाइन ड्रिपर हम लगाते हैं, जो नली के अंदर जो ड्रिपर होता है। मल्चिंग इसमें लगाना जरूरी है क्योंकि मल्चिंग लगाने से वाष्पीकरण नहीं होता और खरपतवार कम से कम उगती है। बात कर रही हूँ फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। हर बार हम इन बिंदुओं के ऊपर हमारे वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं कि कटाई छटाई के बाद गहरी जुताई करें। अंतिम जुताई के पहले मिट्टी परीक्षण का कराना अत्यधिक आवश्यक है। रोटावेटर करने से पहले जो पकी हुई खाद है उसे हम ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास, माध्यम कल्चर मिला करके उसे एक अच्छी खाद में परिणित कर देते हैं। अच्छी प्रजाति का माध्यम कल्चर हम इसलिए डालते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, जो लाभदायक जीवाणु हैं, वो जीवित हो जाए, उसके कारण हम इसमें माध्यम मिलाया जाता है। गोबर खाद तब तक जगह काम करेगा, वो तो संरचना को सुधारेगा, लेकिन जो जितने भी जीवाणु हैं जैसे नाइट्रोसोमोना, नाइट्रोबैक्टर, उनको जीवित करने के लिए हम इसमें माध्यम कल्चर डालते हैं। बीज उपचार जो है वो जैविक या रासायनिक विधि से अनिवार्य रूप से करें। अब आजकल रेज़ बेड पद्धति पे लगाना बहुत जरूरी है। रेज़ बेड पद्धति से हम लगाते हैं तो उसमें कीट व्याधि भी कम होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिलता है, वाष्पीकरण कम होता है। हम मल्चिंग उसके ऊपर लगा सकते हैं। जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का उपयोग 75% करना चाहिए। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करें और फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से
ऊपर रखे। बात आती है हमारे ड्रिप सिंचाई के लिए जो समय तालिका है वो हमने आपको दी गई है, और 16 मिलीमीटर की नली होती है, 2.4 LPH जो है ये इसका जो पानी का प्रवाह है। इसके बाद ये पानी का जो दिया हुआ है समायोजन किया गया है, कितनी देर पानी देना है, बुआई के बाद कितना देना है, शाखा बनने की अवस्था में कितना देना, जब अंकुरित हो जाता है उससे 15 से 30 दिन तक, 30 से 35 दिन तक, 45 से 50 दिन तक और 65 से 75 दिन में कितने लीटर पानी लगता है तरबूज को, ये हमने इसके अंदर में कैलकुलेशन। लेकिन ये मात्र गाइडलाइन पे है, लेकिन नमी देख करके हमको जो है पानी का निश्चित करना कितना वाष्पीकरण है ये देख करके। खरपतवार प्रबंधन हम देखेंगे तो पारंपरिक यांत्रिक रासायनिक विधि है। खरपतवार को मुक्त रखना है 30 से 45 दिन तक। फ्लूक्लोरेलिन और उसके बाद पेंडामिथालिन हम ये 2 खरपतवार नाशक तरबूज के लिए दिए गए हैं। कीट एवं व्याधि प्रबंधन सबसे जरूरी है इसके अंदर। लीफ माइनर, ये लीफ माइनर तरबूज में आता है, उसके लिए हमें एवामेक्टिन, क्लोरेंट्रिप्नोल और इनका जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल शुरुआत में ही लीफ माइनर के ऊपर नियंत्रण हो जाना चाहिए। कटवर्म जो आता है इसके अंदर वो शुरुआत की अवस्था में आता है, जैसे क्लोथियंडीन है, कार्बोफ्यूरॉन है, क्लोरोपाइरिफास है। लेकिन अगर कटवर्म नहीं आना है तो उसके लिए कच्चा गोबर न डालें, और कटवर्म के लिए दवाई जो है वो शाम को 6 से 7 बजे तक करें। सफेद मच्छर जो आता है इसके अंदर व्हाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, इसके लिए नीम ऑयल, एसिटिमाप्रिड, पायरोप्रोक्सिफेन, स्पिंटोरम और पीला स्टिकी ट्रैप जो है ये अनिवार्य रूप से खेत में लगाएं, जिससे कि हम 1-2 फसल दवाई के छिड़काव को जो है 2 छिड़काव हम बचा सकते हैं। माहू की रोकथाम के लिए फिर से जो पीला चिपचिपा काड़ है माहू को भी अट्रैक्ट कर लेता है, इसके लिए नीम ऑयल, इमिडाक्लोप्रिड, थाइमिथाक्सम, डाइमिथोएट का स्प्रे करें। लाल मकड़ी की शिकायत बहुत आती है तरबूज में, इसके लिए स्पायरोमेसिफेन है, प्रोपरगाइड है, इथियोन है। पहले इथियोन, प्रोपरगाइड, फिर स्पायरोमेसिफेन का छिड़काव करें। लीफ ईटिंग कैटरपिलर के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं हम 5-1 एकड़ में। इसके लिए प्रोपेनोफास, क्लोरेंट्रिप्रोल, क्लोरोपाइरिफास इन सब का जो है हमें लक्षण दिखते ही छिड़काव कर देना है। फ्रूट फ्लाई जो होती है, फल मक्खी, इसके लिए फ्रूट ट्रैप हम लगा सकते हैं। 5 जैसे फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं फ्रूट ट्रैप लगाएं। कार्बरिल है, मेलाथियोन है, क्लोरेंट्रिप्रोल है। खास करके जो ये फ्रूट फ्लाई आती है ये बहुत ही मतलब ये फ्रूट बोलर भी आता है इसके अंदर, फ्रूट फ्लाई भी आती है, दोनों का नियंत्रण हमको करना जरूरी है। लगने वाले जो रोग हैं, एक तो डंपिंग ऑफ जो आता है ये शुरुआत में आ जाता है, उसके लिए उसकी ड्रेंचिंग करना जरूरी। फॉसेटाइल है, ट्राइकोडर्मा है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। उसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी है, जो भभूतिया रोग आता है इसमें, वो खास करके जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, तापमान नीचे चला जाता है, आर्द्रता तापमान में वेरिएशन आता है, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू आ जाता है। इसके लिए क्लोरोथायनेट, डेफेकनोजोल, फ्लूओपिरम्स और जो घुलनशील सल्फर है इसको हम छिड़काव करें, लेकिन बहुत संभाल के और ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब बहुत ठंडा मौसम रहे, सुबह 5 या 6 बजे हम सल्फर का छिड़काव तरबूज के ऊपर कर सकते हैं। बात आती है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की, पर्ण धब्बा रोग, इसके लिए जो फफूंदनाशक रेकमेंड किए गए हैं जैसे क्लोरोथाइनिल है, मैनकोजेब, प्रोपिनेब है, जैविक फफूंदनाशक, बेसिलस सेप्टिलिस जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं। एंथ्रेक्नोज ये भी आती है, इसके अंदर मेटलेक्सिल, मैनकोजेब का जो मिला जुला मिश्रण है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, थाइफेनेट, मिथाइल है, इनको हम जो है इनकी रोकथाम के लिए छिड़काव करें। कॉलर रॉड मतलब गला पकड़ जो आता है, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फेटाइल, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो आता है इसके अंदर, इसके लिए क्लोरोथाइनिल, हेक्साकोनोजोल, मैनकोजेब इनका छिड़काव करें। और उसके बाद में गमी स्टेम ब्लाइट, ये बहुत आता है तरबूज के अंदर, इसको उनके लक्षण उनको पहचानने में आना चाहिए। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा कॉपर हाइड्रोक्साइड, बैक्टीरियानाशी, इनका हम जो है गमी स्टेम ब्लाइट जैसे देसी लक्षण दिखते हैं, इसमें कुछ गोंद निकलने लगती है, इसका स्प्रे करें। मोज़ेक वायरस जो होता है, ये सबसे पहले हमको इसे वेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए। मोज़ेक वायरस आता है, इसमें जो आपका व्हाइट फ्लाई होती है उससे वायरस आता है, उसके लिए रोग ग्रसित पौधों को खेत से निकाल देना चाहिए। और इसके लिए जो व्हाइट फ्लाई होती है, थ्रिप्स जो होती है, उसको पहले नियंत्रित करें। पीला चिपचिपा कार्ड और नीला चिपचिपा कार्ड लगाएं इसमें। और नीम ऑयल जो है वो 10,000 ppm का जो नीम ऑयल है उसको हम वर्टिसिलियम लेकिनी के साथ मिला के दे सकते हैं। एसिटिमाप्रिड का छिड़काव करें, लेकिन वेक्टर को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बात आती है आधार खाद की। जैविक खाद
जो है वो हमने शुरू में डाल दिया, फिर डीएपी, पोटाश, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोराइजा, मैग्नीशियम सल्फेट और नीम खली के साथ हम शुरुआत में जब बेड बनाते हैं उसके ऊपर उसको बिछा दें और इन आधार खाद को डाल दें। उसके बाद आती है हमारी फर्टिगेशन शेड्यूल। फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। इसके लिए हमको ये ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोना जो है ये हम इसमें डाल दें। पीएसबी केएसबी भी हम जो है गोबर में ताजे गोबर में बना करके उसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो है फर्टिगेशन हम वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से हम इसमें जो है वेंचुरी के द्वारा फर्टिगेशन कर सकते हैं। बात आती है हमारी कुछ आवश्यक बातें हैं, इनका भी किसान भाई ध्यान रखें कि कौन सी खाद किसके साथ मिलाना है। खास करके कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसे किसी भी घुलनशील स्टार्च के साथ नहीं मिलाना। खास करके यूरिया के साथ कैल्शियम नाइट्रेट का कॉम्पेटिबिलिटी या सामंजस्यता नहीं होती है। बोरान के साथ उसको मिला सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला सकते हैं। कुछ पर्णी छिड़काव है जो हमें इसमें करना है, जैसे 19-19-19 से 13-40-13 पोटेशियम फास्फेट है। ये फसल की अवस्था के अनुसार कभी कभी क्या होता है कि हम फर्टिगेशन ठंड में खास करके जाड़े के मौसम में फर्टिगेशन थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमें जो इसमें जो पर्णी छिड़का है वो भी हम इस पे कर सकते हैं, जो पत्ती के द्वारा भी असर अच्छा करता है। बात हम करते हैं उन्नत सिंचाई, परंपरागत सिंचाई। ये तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। जैसे पानी की बचत है कम से कम 60 से 70%, समान रूप से सिंचाई, ऊर्जा की बचत, बेहतर गुणवत्ता उत्पादन और कम श्रम लागत सबसे कम होती है, बिजली की बचत होती है। और ये जो हमने जो नोट दिया गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अन्य हिस्सों में जो अध्ययन किए गए उनसे ये हमने निष्कर्ष निकाला है कि जो टपक सिंचाई पद्धति है उससे नमी कम से कम जितनी होना चाहिए उतनी रहती है, इसलिए बीमारी और कीट का भी प्रादुर्भाव कम होता है। बात हम करते हैं आर्थिक समीक्षा की। अगर हम देखें कि उन्नत खेती के अंदर में 46,000 रुपये कुल लागत आती, 10% अगर हम खर्च जोड़ें तो ये 50,000 रुपये। परंपरागत खेती में हम करें तो 26,000 रुपये हमारी लागत होती है, अतिरिक्त खर्च जोड़ के 28,600 रुपये। अगर 1 एकड़ से अगर हम परंपरागत पद्धति में कुल आय देखें तो 21,400 रुपये, अगर उन्नत खेती में देखें तो 49,400 रुपये शुद्ध आय अगर हम खर्चे को इसमें से घटा देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन। अब मैं जो है जितने मेरे वेंडर्स से मेरे किसान जुड़े हैं, वेंडरों से मेरा निवेदन है कि हमारे किसान भी जो आपके दुकान पे आते हैं उनको जो बार कोड हम देते हैं उससे वो सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्वानुमान मिलता है उनको मौसम का, इसमें मंडी भाव अपडेट्स होते हैं, व्यक्तिगत सलाह भी जो हम देते हैं उसकी जानकारी किसान भाइयों को देते हैं, उसका हम अनुसरण भी करते हैं, उसका आंकलन भी करते हैं और इस तरह की सारी जानकारी हमारे इस फार्म सिग्मा मोबाइल के माध्यम से देते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो है हमारे किसान भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और इस तरह की और जितनी भी फसलें हैं, आपकी जो भी दूसरी नकदी फसलें हैं उनके बारे में भी, जैसे आलू है, लहसुन है, प्याज है, चुकंदर है, इनसी भी जानकारी हम इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे भी हमने जोड़ दिया है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।